दोस्तों आज विशेषण की इस भाग 2 वाली क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि हम 2 विशेषण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहला था गुणवाचक विशेषण और दूसरा हमने पढ़ा था विशेषणवाचक विशेषण संख्यावाचक गुणवाचक और संख्यावाचक। अब यहाँ पर जो है अपना है परिमाणवाचक। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपको क्या पता रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको यदि जो भी संज्ञा सर्वनाम हो उसको अगर हम गणना कर सकते हैं तो वो तो हमारा रहेगा संख्यावाचक। जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं, जिसका मापतोल किया जाएगा दोस्तों, तो उसे हम परिमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए दोस्तों हम हमारे जो तीसरे क्रम का जो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, दोस्तों याद रहे परिणाम नहीं, क्या याद रखना है, परिमाण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा, संज्ञा या सर्वनाम की या तो क्या बताएगा मात्रा या क्या बताता है मापतोल, उसे हम क्या कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उस संख्यावाची की तरह इसके भी क्या होगा, 2 भेद होगा। अगर इसके भी आपको याद है इसके भी 2 भेद हैं। पहला होगा, इसके भी 2 भेद है। पहला निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। दोस्तों इसमें और उसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है, बस ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको गणना की जा सकती है और यहाँ पर आपको मापतोल या मात्रा याद रखनी है। अब जो फिक्स मात्रा आएगा उसे हम कहेंगे निश्चित, और फिक्स नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम अनिश्चित। जैसे दोस्तों मैं बोल दूँ, आपके जो वजन की जो भी इकाई है, किलोमीटर की जो भी इकाई है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर है, लीटर है और एकड़ है, हेक्टेयर है, ये जो ज़मीन नापने की जो इकाइयाँ हैं और कपड़े नापने की जो इकाइयाँ हैं, तो जो भी किलोमीटर है, तो ये जो इनको हम कहेंगे परिमाण। अब फिक्स आता है तो जैसे मैं बोल दूँ 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में आपको क्या दोस्तों कितना है, 1 किलोमीटर है। तो ये अपना क्या हुआ निश्चित परिमाण। और किलोमीटर को क्या करते हैं हम नापते हैं। तो नाप या मापतोल जो भी आता है वो हमारा कहाँ रखेंगे हम परिमाण के अंतर्गत, कहाँ रखेंगे परिमाण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैं बोल दूं मण भर लकड़ी, मण भर लकड़ी, तो दोस्तों किसकी बता रहे हैं, लकड़ी के लिए बता रहे हैं। और कितनी बता रहे हैं, मण भर, क्या बता रहे हैं हम, मन भर। तो मण भर या मन भर जो है वो ये नापने की क्या है, तोलने की क्या है, इकाई है, इसलिए वो मण भर में क्या होगा वो फिक्स होता है। वे 1 मण है तो 40 किलो के लगभग माना जाता है। तो 1 मण बोलते हैं। मण भर का मतलब क्या है, 1 भर। जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों पाव भर चाय पत्ती, पाव भर चाय पत्ती। अब पाव भर यानी क्या है, भर लगाते हैं हम। पाव का मतलब क्या है, 1/4 जो 250 ग्राम होगा उसे हम क्या कहते हैं, पाव भर कहते हैं। तो पाव भर में वो फिक्स आएगा, ना तो वो 300 ग्राम देगा ना आप 200 ग्राम लोगे। तो वो दोस्तों फिक्स है 250 ग्राम, 250 ग्राम जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, पाव कहते हैं। तो ये जो संख्या है वो फिक्स वाली है, चाहे पाव भर आए, 1 किलोमीटर आए, मण भर आए। जैसे आपको मेरे कपड़े में मेरे ड्रेस को बनाने में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कितने मीटर है अभी, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये भी दोस्तों क्या है, फिक्स है। 3.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना, 1.5 आ रहा है। तो ये भी आपको दोस्तों कहाँ रखना, ध्यान रखना, 1.5, 2.5 और 3.5। तो ये दोस्तों आपको रखना है निश्चित के अंतर्गत। कहाँ रखना दोस्तों, निश्चित परिमाण के अंतर्गत रखना है। और ये जो मीटर है ये मापने वाले या तोलने वाली जो इकाई के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, अनिश्चित। क्या आएगा दोस्तों, अनिश्चित। कल बताया था लाख, क्या बताया था दोस्तों, लाख, हजार, करोड़ और अरब। ये तो है फिक्स दोस्तों, ये तो क्या है अपने निश्चित के अंतर्गत आएगी। लेकिन इसके आगे हम ओ की मात्रा जोड़ देते हैं चारों शब्दों के आगे, तो ये बन जाती है अनिश्चित। अब आगे आने वाली जो भी संज्ञा सर्वनाम होगी उससे पता चलेगा कि हमें संख्यावाची में रखना है या परिमाण के अंतर्गत रखना है। जैसे मैं बोल दूं लाखों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। तो दोस्तों क्या है, अभी लाखों ओ की मात्रा जोड़ती, अगर ओ की मात्रा नहीं जोड़ते वो क्या होता, मैं बोलता लाख लीटर, तो वो क्या हो गया निश्चित परिमाण होता। लेकिन दोस्तों इसमें ओ की मात्रा जोड़ती है हमने, इसलिए कहाँ चला जाता है हमारा अनिश्चित परिमाण में। कहाँ चला जाएगा, हमारे अनिश्चित परिमाण में। अब जैसे बोल दूं मैं तनिक अचार दे दो, तनिक अचार दे दो। तनिक, तनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा। तनिक का मतलब क्या है, अभी थोड़ा है।
अब अचार क्या दे दो, थोड़ा दे दो, उसका हम क्या कोई भी संख्या काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहाँ रखेंगे, और निश्चित नहीं है, या अनिश्चित नहीं का मतलब होता है थोड़ा। मैं बोल दूं जैसे थोड़ी सब्जी बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई। अब थोड़ी कौन सी है दोस्तों, थोड़ी। थोड़ा शब्द से भी क्या क्या अपने को पता चल रहा है, निश्चित परिमाण ना होकर क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि सब्जी को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये परिमाण के अंतर्गत आएगा। तो आपको याद रहे कि कौन से शब्द क्या है। जैसे मैं बोल दूं जरा सा पापड़ खिला दो, जरा सा पापड़ खिला दो। अब जरा सा, अब पापड़ क्या है भी, अब वो सामने वाले से मांगा है आपने, जरा सा मांगा है, तो वो थोड़ा सा कितना भी तोड़ के देगा, उसको आप क्या है भाई काउंट नहीं कर सकते हो। ये भी आपका क्या रहेगा, अनिश्चित परिमाण के अंतर्गत रहेगा। दोस्तों ये हो गए हमारे निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। कुल मिला के आपको याद रखना है कि जिसका हम गणना नहीं कर सकते हैं उसे हम परिमाण के अंतर्गत रखते हैं। और याद रखना आपको जो मापतोल की इकाई है, जो नापने की इकाई है, उसे हम कहाँ रखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अब अपना जो चौथा है वो आता है सार्वनामिक। कौन सा आता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण। या दोस्तों इसका जो नाम है निर्देशवाचक। कौन सा वाचक है, निर्देशवाचक, या नाम मिलेगा आपको संकेतवाचक। निर्देशवाचक या संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, निर्देशवाचक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें इसकी परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व, जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है, जो देखो यहाँ परिभाषा में देखिए, जो सर्वनाम किससे पहले आएंगे, संज्ञा से पूर्व। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इसमें संज्ञा से पूर्व देखना है। जो भी वाक्य आएगा उस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा से पूर्व एक क्या होगा, सर्वनाम होगा। और इन तमाम जो वाक्य होंगे उस तमाम वाक्यों को पढ़ करके आपको कोई कोई संकेत लगेगा, आपकी निगाह उसकी तरफ जाएगा। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं सर्वनाम, हमारा सर्वनाम था निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम था, निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने एक और नाम दिया था संकेतवाचक सर्वनाम। तो वहाँ वाले जो तमाम उदाहरण हैं, वहाँ जो भी लाइन आई थी, जो भी वाक्य आया था, उससे हमें संकेत का बोध हुआ, इसलिए उसको भी हमने कहा था संकेतवाचक सर्वनाम या निर्देशकवाचक। तो इसको भी नाम सेम है, वो उदाहरण यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ जो भी वाक्य आएंगे उससे आपको संकेत लगेगा, इसलिए उसे निर्देशकवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, वे कुत्ते भौंक रहे हैं, वे कुत्ते भौंक रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, कुत्ता शब्द क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आया, वे क्या है दोस्तों, सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम विशेषण के तौर पे, और ये जो वाक्य है उस वाक्य से हमें संकेत लग रहा है तो वे कुत्ते, क्या है भाई, वे कुत्ते। तो यहाँ पर ये क्या है, वे कुत्ते से अपना वे शब्द से आपको संकेत लग गया है, इसलिए अपना कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक। कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक या निर्देशवाचक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे आ गया, वह आदमी हंस रहा है, वह आदमी हंस रहा है। अब वह आदमी क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द से पहले क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ अंडरलाइन होगी और इससे पहचान करनी है कि सार्वनामिक क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण निर्देशकवाचक है या संकेतवाचक है, तीनों नाम एक ही है। तो इससे भी आपको क्या लग रहा है, संकेत लग रहा है। मैं बोल दूं यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, किसके नीचे अंडरलाइन होगी, यह के नीचे होगी। तो लड़का देखो कौन सा है, संज्ञा शब्द है। उस संज्ञा शब्द से पहले क्या है आपके, सर्वनाम आ गया, इसलिए आपको, और इस वाक्य से आपको क्या लग रहा है, संकेत लग रहा है। इसलिए ये उदाहरण किसके हुए पे, सार्वनामिक विशेषण। यह वह ये वे इस उस, जो भी शब्द आएगा उससे आपको संकेत लगेगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इसके आगे आपका संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण के रूप में हम उसे जाना जाता है। ये तो थे हमारे जो चार है मुख्य जो भेद थे, 7 स्तंभों वाली जो ट्रिक थी, सार्वनामिक, संख्या, परिमाण, गुणवाचक। तो सबसे पहला पढ़ा था हमने गुणवाचक, उसके बाद पढ़ा था संख्यावाचक, तीसरा पढ़ा था हमने आज की क्लास का जो फर्स्ट था वो था परिमाणवाचक, और चौथा अभी पढ़ा था हमने जो हाल ही में खत्म किया है, समाप्त हुआ हमारा जो विशेषण, उसका नाम था सार्वनामिक। अब हमारा जो ये पांचवा पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों ध्यान रहे, सावधान रहना अपने को भी, कई एग्जाम में आ चुका है।
हम जानते हैं कि सर्वनाम के मूल भेद तो कितने होते हैं हमारे, 4 ही होते हैं। तो ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये मूल रूप से नोट करके लिखना अपनी पुस्तिका में और याद रखना है, ये मूल रूप से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होता है। व्यक्तिवाचक विशेषण मूल रूप से किसमें सम्मिलित होता है, गुणवाचक में, क्योंकि हम दोस्तों मूल कितने पढ़ते हैं, 4 भेद ही पढ़ते हैं। इसलिए बाकी अगर ऑप्शन में ऐसा कोई उदाहरण दिया गया है, इसका उदाहरण होगा, और ऑप्शन में यदि व्यक्तिवाचक भी है और गुणवाचक भी है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी है, व्यक्तिवाचक को। जब व्यक्तिवाचक नहीं हो तब ये अपने आप किसमें काउंट होता है दोस्तों, गुणवाचक में। किसमें काउंट होता है, गुणवाचक। इसकी जो परिभाषा देखिए, इसके नाम से ही परिभाषा निकलेगी, कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक। और दोस्तों व्यक्तिवाचक हिंदी के अंतर्गत क्या है, व्यक्तिवाचक हमारी संज्ञा शब्द है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के संज्ञा के पार्ट है। तो संज्ञा का एक भेद है, तो इसका जो परिभाषा बनेगी, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। दोस्तों याद क्या रखना, यहाँ जो वो शब्द बनेगा वो व्यक्तिवाचक से, और व्यक्तिवाचक जो भी शब्द होगा उसके अंतर्गत हम कोई न कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, उससे हम विशेषण बना देंगे। क्योंकि हम जानते हैं विशेषण जो बनाने में भी हमें प्रत्यय का प्रयोग भी करना पड़ता है, उपसर्ग का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो यहाँ जो शब्द होगा व्यक्तिवाचक, उसमें हम क्या ही जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। तो वो मात्रा हटाने पर, जो भी प्रत्यय होगा उसको हटाने पर जो मूल शब्द होगा वो आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसलिए उसका नामकरण क्या होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे सिंपल उदाहरण से मैं बताऊं, जैसे आपके ये शब्द आ गए, ये शब्द क्या दोस्तों, भारत। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक। भारत कितने दुनिया में एक ही, जो चीज दुनिया में एक हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। अब जैसे मैं इसको बोल दूं, भारतीय संस्कृति का सभी को आदर करना चाहिए, भारतीय संस्कृति को सभी को अपनाना चाहिए, ये बोल दूं मैं, कोई भी वाक्य बोल रहा हूँ, अपने तो यहीं से पहचान में नहीं। भारतीय संस्कृति किसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों, संस्कृति के बारे में। अब संस्कृति है संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो संस्कृति कहाँ की है, भारत में प्रचलित है, इसलिए वो क्या कहलाई, भारतीय। क्या कहलाई दोस्तों, भारत में अपने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया है, ई। और आपको याद रहे कि ई प्रत्यय युक्त दुनिया के हिंदी के अंतर्गत जो भी तमाम शब्द होंगे वो आपको कहाँ रखने हैं, विशेषण के अंतर्गत ही काउंट करने हैं, गिने जाते हैं उसके अंतर्गत। तो भारतीय, तो ये भारत था वो क्या था, अपना व्यक्तिवाचक था, इसलिए ये उदाहरण किसका होगा, व्यक्तिवाचक। अन्य संज्ञा शब्द क्या है, संस्कृति की विशेषता बता रहा है, कौन सी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। जिस प्रकार से मैं बोल दूं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नागपुर, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, लखनऊ, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, जयपुर लिख दूं। 2-3 उदाहरण से आपको समझ में आ जाए। अब नागपुर, लखनऊ और जयपुर, ये दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। इसको मैं बोल दूं नागपुरी संतरे, कौन से संतरे, नागपुरी संतरे। तो संतरे की विशेषता बताइए कहाँ का है भाई, जो चीज जहाँ की वो प्रसिद्ध होती है, स्थान से संबंधित शब्द हम गुणवाचक में पढ़े थे हमने। तो नागपुरी संतरे, तो यहाँ से एक ई की मात्रा जोड़ी और विशेषण बन गया है, वो व्यक्तिवाचक होगा। लखनऊ के जो दोस्तों प्रसिद्ध हैं वो खीरे हैं, और उसे बोलते हैं लखनवी खीरे। कौन से खीरे हैं, लखनवी खीरे। तो आपकी क्या हो जाएगा, लखनऊ से बन गया है लखनवी, और जयपुर से बन जाएगा जयपुरी। क्या है भाई, जयपुरी। जयपुरी क्या दोस्तों, क्या है भाई, रजैया फेमस है, जयपुर की पाव रजैया फेमस है, रजैया बोल सकते हैं, या जयपुरी साफा, जयपुरी पगड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे जोधपुर से क्या है, जोधपुरी कोट, जोधपुर से जोधपुरी कोट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना, इसलिए वो क्या कहलाया, व्यक्तिवाचक विशेषण। एक और ये बार बार आता है एग्जाम के अंदर, बनारसी पान। कौन सा पान है, बनारसी पान, बनारसी साड़ी, जो भी लिखे तो बनारस से क्या बन गया हमारा, बनारसी। तो ये जो है तो दोस्तों याद रहे आपको वापस, ये जो मूल रूप से है वो किसमें काउंट होते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। लेकिन ऑप्शन में यदि व्यक्तिवाचक भी है और गुणवाचक भी है तो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे हम व्यक्तिवाचक विशेषण को। और इसकी परिभाषा में याद रखना है, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये तो हुए था हमारे 4 के अलावा एक पार्ट अलग भी था, वो हमने पढ़े। अब इसके अलावा आपको क्या करना है भी, विशेषण की अवस्था याद रखना है दोस्तों, बार बार आता है यहाँ से, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। अब दोस्तों तुलनात्मक अवस्था यानी विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। अब कोई किसी की भी हम विशेषता बताएंगे तो उसकी तुलना करेंगे, तो हम जानते हैं भी कोई न कोई या तो किसी से तुलना करेंगे ही नहीं, या किसी 2 से तुलना करेंगे, या सबसे तुलना होगी। तो दोस्तों इसमें जो तुलनात्मक अवस्था है वो तुलनात्मक अवस्था होती है 3। कितनी होती है,
तो तुलनात्मक अवस्था कितनी है? 3। कितनी है? 3 होती है। तुलनात्मक अवस्था कितनी होती है? 3। तीनों के नाम याद रहे। एक तो होती है आपके मूलावस्था। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। और दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूला है, उत्तरा है और उत्तमा है। इसमें क्या है कि किसी से भी तुलना नहीं करते। अब आपको याद है किसी से भी तुलना नहीं करते हैं। वो विशेषण की अवस्था किस नाम से जानी जाती है? मूलावस्था। पहली अवस्था का नाम मूलावस्था, दूसरी उत्तर। दूसरी अवस्था कौन सी है? उत्तरावस्था है। और तीसरी क्या है? उत्तमावस्था है। अब जिससे 2 से तुलना करते हैं, इसमें कितने तुलना करते हैं? 2 से तुलना। किससे है? 2 से तुलना। किसी से नहीं, किसी से नहीं। और यहाँ है सभी से, सभी से तुलना करते हैं, वो होती है उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तम अवस्था है। अब यहाँ जो शब्द होगा, कुछ शब्दों में यहाँ क्या करेंगे कि जो कोई संस्कृत का शब्द है उसमें हम तर जोड़ेंगे और किसमें जोड़ेंगे? तम जोड़ेंगे। जैसे निकट। निकट क्या है? निकट जो शब्द है हमारे क्या है? जैसे मैं बोल दूँ अधिक, क्या बोल दूँ मैं दोस्तों? अधिक बोल दूँ। जैसे बोल दूँ उच्च। तो ये कुछ शब्द है, इसमें हम तर और तम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे निकटतर, क्या बोलेंगे दोस्तों? निकटतर। यह हो गया दूसरी अवस्था का शब्द। और यहाँ क्या बोलेंगे हम? निकटतम। कौन सा है? अपने बोलते हैं हम निकटतम, है ना, स्थान। तो ये कौन सी अवस्था का हो गया? उत्तम अवस्था का हो गया। जैसे यहाँ बोल गया अधिकतर, आप बोलते हैं भाई अधिकतर को मैं जानता हूँ, और सब ज़्यादा को जानते हो तो बोलते हैं आप अधिकतम को जानता हूँ। तो तर और तम जोड़ दिया। इसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ेंगे? उच्चतर। और यहाँ क्या हो जाएगा? उच्चतम। दोस्तों श्रेष्ठ से जोड़ सकते हैं, मधुर में जोड़ते हैं मधुर, मधुरतम और मधुरतम है। इसी प्रकार से जैसे आ गया, सिंपल उदाहरण आ गया, जैसे आ गया ईमानदार। ये भी क्या है? विशेषण है। इसमें दोस्तों हम तर और तम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? उससे ईमानदार। दोस्तों याद है ना, ये शब्द याद है ना? उससे जिसमें भी लगा होगा तो उसमें 2 से तुलना होगी, वो अवस्था कहलाएगी उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो इसमें क्या लिखेंगे? उससे ईमानदार, उससे ईमानदार। और यहाँ लिख देंगे दोस्तों सबसे ईमानदार, सबसे ईमानदार। तो दोस्तों याद रखना आपको, सबसे शब्द और उससे शब्द। उससे आएगा तो द्वितीय अवस्था का शब्द है, उत्तरावस्था का शब्द है। और सबसे आया तो उत्तमावस्था का शब्द है, तीसरी अवस्था का शब्द है, जिसमें सभी से तुलना की जाती है। तो अंतिम अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है वो कौन सी होती है? उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्था दोस्तों कितनी होती है? हमारे 3 अवस्था होती है। तो तीनों अवस्था का याद रहे, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था है। तो ये अपना जो टॉपिक हुआ है, ये विशेषण का जो टॉपिक है, वो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।